आरण्य राठौर नाम है आपका और आप इतनी छोटी सी बात के लिए पीछे हट रहे हैं। भूलिए मत आरण्य कि आप हमारी इस सियासत के इकलौते वारिस हैं और एक छोटी सी कीचड़ की बूंद भी हमारे परिवार पर दाग लगा सकती है, जो हम कभी भी नहीं चाहेंगे। एक 55 साल की महिला जिसने राजपूताना पोशाक पहनी थी, वो अपने सामने दूल्हे के लिबास में खड़े अपने बेटे से बोली, जिसकी उम्र लगभग 28 साल की रही होगी। मासा, हमने कभी भी आपकी बात नहीं काटी क्योंकि आप हमेशा सही होती थी, लेकिन आज आप गलत कर रही हैं। हमें लगा था लड़की तो हमारी उम्र की होगी, लेकिन आप एक 15 साल की छोटी सी बच्ची के साथ हमें बंधन में बांधना चाहती हैं। माफ़ कीजिएगा, हमसे ये नहीं हो पाएगा। उसके माथे की नसें कुछ तन चुकी थी, गोरे से रंग पर पसीने की बूंदें मोती सी चमक उठी थी। उसकी ललाट पर चेहरे पर तेज, ऐसा ही देखने वालों की नज़रें ही ना हटे। अरण्य, हमने आपसे पूछा नहीं है, अपना फैसला बताया है और आप जानते हैं अपने बाबा साहब को कि अगर आपने मना किया तो वो क्या कर सकते हैं। इसलिए बिना देरी किए मंडप में चलिए, सब आपका इंतज़ार कर रहे हैं। वो अपने तेज़ अंदाज में बोली। मना करने का भी अब कोई फ़ायदा नहीं होने वाला था। ये थी उर्मिला अंकेश राठौर, अरण्य की माँ, और राठौर परिवार की बागडोर इन्होंने ही संभाली हुई थी। अरण्य, 5 मिनट में आप नीचे आ जाएंगे, इससे ज़्यादा 1 सेकंड भी नहीं लगना चाहिए, उन्होंने कहा और कमरे से बाहर चली गई। अरण्य ने वहां रखे मिरर पर जोर से एक हाथ मारी, वो टूटकर वहीं बिखर गया और गुस्से से उनके पीछे बाहर मंडप तक आए, लेकिन सबके सामने आते तक उसने खुद को नॉर्मल दिखाने की पूरी कोशिश कर ली थी। मंडप में दुल्हन के लिबास में सजी हुई एक 15 साल की बच्ची बैठी हुई थी। लाल जोड़े में राजपूताना वस्त्र पहने वो छोटी सी गुड़िया लग रही थी। वो बहुत खुश थी। शायद शादी का ठीक से मतलब भी नहीं पता होगा अभी तो उसे। लड़की के पापा बीकानेर के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, फिर भी अपनी बेटी की शादी इस उम्र में करा रहे थे। अरण्य के दिमाग में सवालों का सैलाब था, लेकिन उनका जवाब उसे इस वक्त तो बिल्कुल भी नहीं मिल सकता था। इतना उन्हें पता था, ऐसी भी कोई शादी होती है क्या? कल ही तो वो अमेरिका से लौटा था और आज ऐसे अचानक उसकी शादी, जिसके लिए वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था। कुंवर बैठिए, पंडित जी की आवाज़ उनके कानों से टकराई। अंकेश जी ने भी अरण्य की तरफ देखा और उसे आंखों से ही बैठने का इशारा किया। वो ना चाहते हुए भी मंडप में अपनी जगह पर जाकर अपनी उस दुल्हन के बगल में बैठ गया, जो दिखने में उसकी बेटी जैसी लग रही थी। आप मेरे बींद हो, कितने सुंदर दिखते हो आप, बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसे। वो अपनी आंखों के चमक भरते हुए अरण्य को देखकर बोली, तो वहाँ मौजूद हर शख्स मुस्कुराने लगा। आर्या बेटा, चुप से बैठो, अभी पंडित जी जो रस्म करा रहे हैं उसमें ध्यान लगाओ, उर्मिला जी ने उसके पास आकर झुककर उसके कान में कहा। तो उनकी शक्ति भरी आवाज़ सुन वो एक पल में चुप हो गई। वहीं अरण्य को तो जैसे किसी भी बात से कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था। वो बिना किसी भाव के बेमन से वहां बैठा हुआ था। गुस्सा अभी भी उसके अंदर भरा हुआ था, लेकिन खुद को किसी तरह शांत किया था उसने। पंडित जी ने उनका गठबंधन कराया और फिर जब फेरों के लिए वो दोनों खड़े हुए और आर्या अपने लहंगे में उलझकर गिरने को हुई कि अरण्य ने उसका हाथ पकड़कर थाम लिया। जो देख एक मुस्कान आ गई थी आर्या के पिता राघवेंद्र के चेहरे पर। मुझे पूरी उम्मीद है इसी तरह जीवन के हर मोड़ पर आप मेरी आर्या को ऐसे ही संभाल लेंगे और वो बहुत खुश रहेगी उस घर में, उन्होंने मन ही मन खुद से कहा और मुस्कुराते हुए उनके ऊपर फूल फेंकने लगे। एक एक कर हर रस्म होती गई और आर्या अरण्य की अर्धांगिनी बन गई, जिसे इसका मतलब भी नहीं पता था। अभी वो एक ऐसे रिश्ते में बच चुकी थी जिसकी जिम्मेदारी कितनी बड़ी होती है इसका अंदाज़ा तक भी उसे नहीं था। शादी पूरी होने के बाद आर्या और अरण्य ने सबके पैर छूकर आशीर्वाद लिए। पापा, अब घर चलते हैं, मैं बहुत थक गई हूँ, नींद भी आ रही है, आर्या ने जमाई लेते हुए कहा। तो राघवेंद्र जी ने उसका सिर सहलाया। आर्या लाडो, इतना भी बचकानी बातें मत करो, आप समझती हो अभी अभी क्या हुआ है। अब आपको अपने ससुराल जाना होगा, अपने नए घर में, उन्होंने अपना दिल मजबूत करते हुए उसे समझाया। तो उसकी आंखों में आंसू भर आए और उसने इनकार में सिर हिलाया। नहीं, हमने बस इस शादी तक के लिए हाँ कहा था, हम आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाएंगे, वो उनका हाथ पकड़ते हुए बोली। तो एक पिता का दिल भी भर आया। उन्होंने आर्या को अपने सीने से लगा लिया और काफ़ी देर तक समझाने के बाद उसे विदा किया।
अरण्य और आर्या शादी की सारी रस्मों से फ्री हो चुके थे। आर्या तो पहले ही रूम में भेज दी गई थी, लेकिन अरण्य गुस्से की वजह से अब तक रूम में नहीं आया था। लेकिन थक हार कर उसे आना तो वही था। जब वो रूम में आया तो नज़रें सीधे ही बेड पर जा पड़ी। उस किंग साइज के बेड पर आर्या अभी उसी तरह सजी हुई हाथ पैर फैलाकर सो गई थी। उसका रूम फर्स्ट नाइट के लिए पूरी तरह से डेकोरेट था। पूरे बिस्तर पर गुलाब की पंखुड़ियाँ बिखरी हुई थी। फूलों की लड़ी बेड को और भी खूबसूरत बना रही थी और बीचों बीच वो सुर्ख लाल जोड़े में एक कली सी सोई हुई थी। अरण्य की नज़रें एक पल को सब भूल कर अपनी मनमानी पर उतर आई और उसे देखती रही, लेकिन ख्याल आते ही उसने सिर झटका और रूम का दरवाज़ा बंद करते हुए वो अंदर आया और सबसे पहले चेंज करके आया। बिस्तर पर कहीं भी सोने की जगह नहीं थी। इस तरह से वो आड़ा तिरछा होकर लेटी थी और नींद कहाँ थी ही। आज अरण्य की नज़रों में उसे तो बस आराम चाहिए था, जो मिल ही ना रहा था। वो अब बालकनी में जाकर बैठ गया। मासा, आपने आज हमारे साथ बहुत गलत किया है। एक भी बार हमारी मर्जी जानने की कोशिश नहीं की। हम क्या चाहते हैं उससे इस हवेली में किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। इसलिए हम यहाँ नहीं आना चाहते थे, लेकिन आपने और बाबा साहब ने हमें मजबूर कर दिया था और अब एक ऐसे बंधन में जकड़ दिया हमें कि हम चाह कर भी नहीं जा सकते। इस मासूम के साथ अन्याय होगा ये। कहते हुए उसकी नज़रें एक बार फिर आर्या की तरफ चली गई, जो नींद में ही कुछ बड़बड़ा रही थी। सुबह अपने चेहरे पर पड़ती धूप से उसने चिढ़कर अपने मुंह पर तकिया रख लिया। इन्हीं पर्दे लगा दो, हमें अभी बहुत देर तक सोना है, वो नींद में ही चिल्लाई। बाथरूम से नहाकर बाहर आते अरण्य ने उसकी आवाज़ सुनी तो बिना कुछ बोले पर्दे खींच दिए और वो वापस से सुकून से सो गई। तभी किसी ने दरवाजे पर नॉक किया। अरण्य ने ठंडी सांस छोड़ते हुए जाकर दरवाज़ा खोला तो उसकी बहन आकृति थी। गुड मॉर्निंग भाई साहब, वो अरण्य को देखकर मुस्कुरा कर बोली। गुड मॉर्निंग भाई साहब, आपकी भी नींद नहीं खुली थी क्या अब तक, जो आज इतनी देर लगा दी? और हमारी भाभी सा कहाँ हैं? बड़ी मासा ने उन्हें बुलाया है, वो शरारती अंदाज में बोली। वो अभी सो रही है, तुम जाकर देख लो, कहता वो दरवाजे से साइड हटकर वापस से कमरे में आ तैयार होने लगा। वहीं उसके पीछे पीछे आकृति भी कमरे में आई। वहां का हाल देखकर वो समझ गई कि अरण्य गुस्से में बिस्तर पर सोया भी नहीं था, क्योंकि वो सारी सजावट ज्यों की त्यों थी। भाभी सा उठिए। आकृति आर्या के पास आकर उसे उठाने लगी, लेकिन मजाल हो कि वो उठ जाए। आकृति ने मायूसी से अरण्य की तरफ देखा। आर्या उठिए, वो अपनी गंभीर आवाज़ में बोला कि एक झटके में वो आँख मसलते हुए उठकर बैठ गई। वहीं आकृति कुछ घबरा सी गई और दबे कदमों से उन्हें जल्दी बाहर आने का कहकर चली गई। क्या है उमल जी, क्यों आप हमारी नींद के पीछे पड़े हैं? हम इतनी जल्दी कभी नहीं उठते, अभी तो बस 9 ही बज रहे हैं, वो जम्हाई लेकर बोली। मारवाड़ी में अपने पति को उमल जी, हुकुम सा जैसे नामों से पुकारा जाता है। हमारे यहाँ 8 बजे ही घर के मंदिर में पूजा हो जाती है और आप तुरंत उठकर तैयार हो जाइए, वरना मासा का गुस्सा आप पर ही उतरेगा। वो उसकी मासूमियत को देखकर एक बार फिर अपनी सारी नाराज़गी भूल गया। आपकी मासा मास्टरनी है क्या, जो इतना टाइम टू टाइम हर काम कराती है? वो मुंह बिगाड़ते हुए एक बार फिर बिस्तर पर लेटने को हुई कि अरण्य ने उसका हाथ पकड़कर उठा दिया। उसने नहाकर तैयार होकर जाइए, बाकी की बातें बाद में होगी। हमारे कपड़े बैग में रखे हैं और वो रहा आपका बैग, वो एक तरफ इशारा करके बोला। उसने सिसकी भरते हुए अपनी कमर पर हाथ रखा तो अरण्य ने उसे देखा। एक पतली सी घुंघरू वाली कमर बंद उसकी कमर में लटकी थी और उसका हुक उसके लेटने पर शायद दब गया था, जिस वजह से उसे अब दर्द महसूस हो रहा था और पूरी कमर पर लाल निशान हो गए थे उस कमरबंद की वजह से। आपको किसी ने बताया नहीं कि ये सारे जेवर उतार कर सिंपल कपड़ों में सोया जाता है? बाईसा ने कहा था कि आपका इंतज़ार करना है, आप उतारेंगे ये सब, लेकिन आपने उतारा ही नहीं। नहीं, हमारी ही गलती है, हम तो सो गए थे ना, क्योंकि हमें याद ही नहीं आप कब यहाँ आए। आप हमसे गुस्सा तो नहीं है ना? अगर हैं तो सॉरी। कहते हुए उसने अपने दोनों हाथों को कान से लगाकर माफ़ी मांगी। वो उसको ही देखता रह गया। कितनी छोटी थी वो, परिपक्वता तो बिल्कुल भी नहीं आई थी। जिसने जो कहा साफ ही वो बोल देती थी, जैसे अरण्य को अभी बता रही थी। नहीं ना, मैं नाराज़ हूँ, ना ही माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत है। सबसे पहले इन सारे जेवरात को निकाल दो, जिससे तुम्हें कुछ आराम मिल सके।
और अब से इतने भारी भारी गहने पहनने की कोई ज़रूरत नहीं है जिससे तुम्हें तकलीफ़ हो। उसके कहने पर वो खुश हो गई और जल्दी से मिरर के सामने जाकर गहने निकालने लगी। जब हार उससे नहीं खुला तो वो एक बार फिर अरणे के सामने आकर खड़ी हो गई जो बाहर जा रहा था। हमसे नहीं खुल रहा ये, और ये चुनरी भी पता नहीं कैसे कैसे लगाई गई है, हमसे नहीं खोला जाएगा कुछ भी, उसने उदासी से कहा। तो अरण्य ने सिर हिलाया। तुम जाकर अपने बैग से कपड़े निकालो, मैं किसी को भेजता हूँ तुम्हारी हेल्प के लिए, कहकर वो बाहर चला गया। बहुत देर की मशक्कत के बाद करीब 1 घंटे बाद आर्या आबृति के साथ तैयार होकर नीचे सबके बीच आई तो उर्मिला जी के साथ उसे एक और औरत देखी जिसे वो जानती नहीं थी। ये कौन है? इनको तो हम पहली बार देख रहे हैं, उसने आबृति से पूछा। वो हमारी मासा हैं और आपकी चाची सास, आबृति ने उसे बताया। आबृति, इतनी देर लगती है आने में? हमने आपको इन्हें बुलाने के लिए भेजा था और आप हैं कि खुद ही बैठ गई वहां जाकर। उर्मिला जी ने उन दोनों पर नज़र पड़ते ही आबृति को डांटा। उमल जी की मासा, आप बाईसा को मत डांट लगाइए, देर तो हमारी वजह से हुई है, हम ही तैयार नहीं हो पा रहे थे तो इन्होंने हमारी मदद की। आर्या ने तुरंत ही जवाब दिया, जिस पर उर्मिला जी की आंखें सिकुड़ी। वहीं आबृति ने जीभ दांतों तले दबा ली कि अब तो गई आर्या भाभी सा। आप बींदड़ी हैं इस हवेली की, आपको भी अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। पहला दिन था इसलिए माफ़ कर रहे हैं, और आगे से आबृति आपकी कोई मदद नहीं करेगी। आप खुद से तैयार होंगी और सुबह के 8 बजे से पहले मुझे घर के मंदिर में बिल्कुल तैयार दिखेंगी। जी उमल जी की मासा, उसने सिर झुकाकर कहा। पहले तो हमें मासा बोलना शुरू कीजिए, अब हम आपकी भी मासा हैं तो बार बार अरण्य का नाम मत लाइए। जी, पैर छूकर आशीर्वाद लीजिए सबके। अब क्या इतना भी ज्ञान नहीं दिया आपके बाबा साहब ने आपको? उन्होंने इस बार कुछ गुस्से से कहा तो आर्या ने उन्हें नज़र उठाकर देखा। हमारे पापा को कुछ मत कहिए, उसने तुरंत ही कहा, जिस पर उन्होंने गुस्से से अरण्य को आवाज़ लगाई। अरण्य जो अभी बाहर से आया था उनकी आवाज़ पर वहाँ आया। अभी भी हमसे कुछ कराना बाकी रह गया हो तो वो भी बता ही दीजिए, वो नाराज़गी से बोला। अरण्य बेटा, आप नाराज़ क्यों हो रहे हैं? जीजी आपके साथ कभी गलत थोड़े करेंगी, उसकी चाची महिमा जी बोली। चाची सास, अब हमारी कहीं चलती ही नहीं है तो आप लोगों को जो सही लगे वही तो सही होता है, उसने पलट कर कहा। लेकिन उर्मिला जी की घूरती नजरें महसूस करके चुप हो गया। थोड़ा जुबान चलाना बंद कीजिए और अपनी बीदड़ी को भी थोड़ा इस घर के कायदे समझा दीजिए। आपके जैसे ही उसके पास हर सवाल का जवाब पहले से ही तैयार रहता है और इस हवेली में वो नहीं होता, उर्मिला जी ने कहा। तो अरण्य ने एक नज़र आर्या पर डाली जो चुप सी खड़ी थी, फिर उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा। सही गलत के लिए हम खड़े हैं, जहाँ ज़रूरत होगी वहाँ आपको बोलने दिया जाएगा, लेकिन फ़िलहाल आप चुप रहिए प्लीज़। उसके ऐसे समझाने पर उसने सिर हिलाया और झुककर सारे बड़ों के पैर छूने लगी। जी जी, पूजा के बारे में भी बता दीजिए, महिमा जी के कहने पर वो अरण्य से बोली। अरण्य, आप तो जानते ही हैं कि हमारे यहाँ शादी के बाद देशनोक मंदिर जाया जाता है। आप दोनों को घर में पूजा होने के बाद वहां जाना है, लेकिन ध्यान रहे उससे पहले कुछ खाना पीना मत दोनों लोग। अरण्य ने सिर हिलाया और वहां से चला गया। बाई साहब, कैसी पूजा है घर में? आर्या ने आबृति से पूछा। हमारी कुल देवी करड़ी माता की। भाभी साहब, शादी के बाद नए जोड़े को उनको आशीर्वाद मिलना बहुत ज़रूरी है। हमारे बीकानेर की स्थापना भी तो उन्होंने ही की थी और मंदिर भी जाया जाता है, आपको इस बारे में नहीं पता? आबृति के पूछने पर उसने ना में सिर हिलाया। नहीं, हमारी मासा नहीं है ना, और पापा को तो कभी काम से ही फुर्सत नहीं होती, हम अकेले ही तो होते थे घर में। लेकिन यहाँ आकर बहुत अच्छा लग रहा है, जो आप मिले और उमल जी मिले वो बहुत अच्छे हैं, एकदम हीरो जैसे। उसके कहने पर आबृति हंस पड़ी। बाबा साहब, अरण्य ने पूजा के बाद अंकेश जी के पास आकर कहा तो उन्होंने उसे आने का इशारा किया। वो उनके पास आकर वहीं सामने सोफे पर बैठ गया। कहो, क्या बात है? बाबा साहब, हमें अमेरिका वापस जाना है, वहाँ पर हमारा बहुत काम फैला हुआ है, ऐसे अचानक हम यहाँ आ गए थे तो कहीं जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सबसे बढ़कर परिवार होता है, और वो यहाँ है आपके पास, और अब तो आपकी वाइफ भी है। वाइफ? रियली बाबा साहब, आपको पता है जब हम उसे देखते हैं तो ऐसा लगता है कि हमारी बेटी खड़ी हो हमारे बगल में। एक भी पैसे की समझ नहीं है उसमें, एकदम ही मासूम सी है वो।
और आपने उसे हमारे लिए चुना। हम अपने व्यवहार को किस हद तक उसके सामने कंट्रोल किए हैं ये बस हम जानते हैं। हमें गुस्सा आता है, हमें नफ़रत होती है कि उसकी वजह से ही, इस शादी की वजह से हम वापस भी नहीं जा पा रहे हैं। आपने इसलिए ही ये सब किया भी तो है ना? अरण्य, आप हमें गलत समझ रहे हैं। अगर हमने आपके लिए कोई ऐसा फैसला लिया है तो उसके पीछे कोई ख़ास वजह भी होगी ना? ये बात क्यों नहीं समझना चाहते आप? वही तो जानना चाहते हैं हम बाबा साहब कि ऐसी कौन सी वजह है, ऐसी कौन सी मजबूरी है आपकी कि उसके लिए आपने अपने बेटे की खुशियाँ, उसकी ज़िंदगी तक के बारे में कुछ नहीं सोचा। जब वक्त आएगा तब आपको सब पता चल जाएगा। आपकी मासा कह रही थी आज आप दोनों को करणी माता के मंदिर जाना है तो जाइए, वरना देरी हो जाएगी। हमारी बातें तो चलती ही रहेंगी, उन्होंने बात बदलते हुए कहा। अरण्य ने अपनी आंखें कसकर मूंद ली और अपनी मुट्ठियां भींचता हुआ वहां से निकल गया। गुस्सा उसे बहुत आता था, लेकिन आर्या का भोलापन, उसका मासूम चेहरा देखकर तो जैसे वो भूल ही जाता था कि वही वजह है उसको यहाँ रोकने की। आर्या, कितनी भूख लगी है? अगर तुरंत तूने कुछ नहीं खाया तो पक्का बेहोश होकर गिर जाएगी, और फिर उमल जी की मासा तो तुझे तानों में ही मार डालेंगी। पर मंदिर भी जाना है और उन्होंने मना किया था। लेकिन हम चुपके से खा लेंगे, उन्हें थोड़ी ना पता चलेगा। वो भूख से व्याकुल सी अपने सामने मिठाई का डिब्बा देखकर खुद से ही बोले जा रही थी, और जब उससे नहीं रहा गया था तो उसने वो डिब्बा खोला और जल्दी जल्दी खाना शुरू कर दिया। आर्या, आर्या कहाँ रह गई? जल्दी आइए, हमें लेट हो रहा है। बाहर से अरण्य की आवाज़ सुन वो जल्दी से अपना मुंह हाथ धोल कर दौड़ते हुए उसके पास पहुंची। आराम से चला कीजिए, गिर जाएंगी। और उसे ऐसे भागते हुए आता देखकर अरण्य बोला तो वो उसे ही देखने लगी। क्या हुआ? आप बिल्कुल हमारे पापा जैसे हमारा ख्याल रखते हैं, वरना तो आपके यहाँ सब हमें ही डांटते हैं। बस आप और बाईसा सबसे अच्छे हो, वो मुस्कुराकर हाथ हिलाते हुए बोली। चलिए अब। उसके कहने पर वो उसके साथ आगे बढ़ने लगी। उर्मिला जी घर के नौकर रघु से सारा सामान गाड़ी में रखवा रही थी। तभी उन्हें कुछ ध्यान आया और वो आवृत्ति से बोली, आवृत्ति, काजू की बर्फी वाला डिब्बा क्या हो गया? वो तो इनमें है ही नहीं। आप ज़रा अंदर देख कर आइए कि कहीं छूट तो नहीं गया। हमने 21 डिब्बे मंगवाए थे, इनमें तो 20 ही हैं। इतना सुनते ही आर्या के माथे पर पसीने की बूंदें छलक आई और उसने कसकर अरण्य का हाथ पकड़ लिया। अरण्य ने उसकी तरफ एक नज़र डाली तो वो डरी सी थी। आपकी तबीयत ठीक है? अरण्य ने धीरे से पूछा तो वो रोनी सी सूरत बनाकर उसके हाथ पर पकड़ कसते हुए बोली, भाई साहब, अंदर जाने की ज़रूरत नहीं है। वो मिठाई वो हमने खा ली। क्या कहा आपने? किसी के कुछ बोलने से ही पहले उर्मिला जी बेहद गुस्से से बोले, मासा मासा, हमें बहुत भूख लगी थी तो हमने वो मिठाई खा ली, वो डरते हुए बोली। उर्मिला जी का गुस्सा अब सीमा पार कर चुका था। उन्होंने एक झटके में अरण्य के हाथ से उसका हाथ छुड़ाया और आर्या को अपने ठीक सामने खड़ा कर दिया। आपको अंदाज़ा भी है कि आपने क्या किया है? क्या इतनी सी देर आपसे भूख बर्दाश्त नहीं हो रही थी जो आपने चोरी करके मिठाई खा ली? उनकी सख्त जुबान से निकलते शब्द आर्या की आंखों में आंसू भर चुके थे। उमल जी, हमने बस। अरण्य कुछ नहीं बोलेगा, हमसे बात कीजिए। हमने जब सुबह ही आपको समझाया था कि आप दोनों का व्रत रहेगा मंदिर जाने तक के लिए, तो आपने क्यों कुछ खाया? आज पहली बार इस हवेली में ऐसा कुछ हो रहा है। हमारी कुलदेवी नाराज हो गई तो क्या भुगतना पड़ सकता है? इसकी तो आपको कोई फिक्र है नहीं। क्या फ़ायदा अब आज मंदिर जाने का? उन्होंने एक हाथ से अपना माथा दबाते हुए कहा। आर्या रोते हुए अब अरण्य की तरफ आस भरी नज़रों से देख रही थी, जो अब तक शांत खड़ा था, लेकिन आज वो भी चुप था। एक तो उसके ही मन में कितना कुछ भरा था जिसका जवाब उसे कहीं से भी नहीं मिल रहा था। उर्मिला, बस कीजिए, इन्हें अभी इतनी समझ नहीं है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं हो गई। आर्या बेटा, आप आगे से ऐसी कोई भी गलती नहीं करेंगी, ठीक है? अंकेश जी वहां आते हुए उसका बचाव करके बोले तो उर्मिला जी कुछ नहीं बोल पाई। वैसे भी अंकेश जी के सामने बोलने की हिम्मत उनकी नहीं थी। अरण्य, कल सुबह जल्दी ही आप दोनों मंदिर चले जाना, आज वैसे भी बहुत देर हो चुकी थी। अंकेश जी ने अरण्य की तरफ देखते हुए कहा और वहां से चले गए। वो वहां से भागकर सीधा ही अपने कमरे में बिस्तर पर आ गिरी थी और बहुत देर तक रोती रही। उसने रोते हुए ही अपने पापा के पास कॉल कर दिया। आर्या, कैसी है मेरी लाडो? पापा की याद आ गई? उन्होंने मुस्कुराते हुए कॉल रिसीव करके कहा।
पापा पापा हमें हमें ले जाइए यहाँ से, वो सिसकते हुए बोली। लाडो रो क्यों रही हो, कुछ हुआ है क्या बेटा, आप हमें बताओ, आपके पापा हमेशा आपके साथ हैं। ये लोग बहुत बुरे हैं, बहुत डांटते हैं हमें, और हमने मिठाई खा ली क्योंकि हमें भूख लगी थी, उस पर भी बहुत डांटा मासा ने। क्या अब हम भूखे रहें, आप इन्हें पैसे दे दीजिए इनकी मिठाई के जो हमने खाए हैं। आर्या की बात सुनकर उनका दिल भर आया। लाडो बच्चा, मेरी गुड़िया, पापा की बात ध्यान से सुनो, पहले तो रोना बंद करो। हम कल आपसे मिलने आते हैं, अभी तो शहर से बाहर आए हुए हैं किसी काम से। और बच्चा, हमने आपसे कहा था ना कि वो लोग हमसे थोड़ा अलग हैं, इसलिए आपको दिक्कत होगी शुरुआत में, लेकिन आपकी उमल जी तो अच्छे हैं ना, वो आपका साथ देते हैं ना। हाँ, वो बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज हम उनसे नाराज़ हैं, वो उनसे शिकायत करते हुए बोली। ऐसे ही काफ़ी देर तक वो उनसे बात करती रही, और जब अच्छा महसूस करने लगी तभी उन्होंने कॉल कट की। आर्या दरवाजे पर खड़ा ये सब सुन रहा था। जब वो अंदर आया तो आर्या ने उसे देखकर मुंह बनाया और फिर अपनी जगह पर लेट गई। वो हल्का सा मुस्कुराया और उसके करीब आकर बैठ गया तो उसने अपने पैरों को सिकोड़ते हुए पेट से लगा लिया और आंखें बंद कर ली। पहले तो किसी को बहुत भूख लगी थी और अब बिना खाना खाए ही सोया जा रहा है, वो उसे सुनाने के गरज से बोला और उसकी तरफ हाथ बढ़ाया कि वो खिसक कर दूर हो गई। हमें नहीं खाना आपकी इस हवेली का खाना, हमारे पापा के आते ही हम यहाँ से चले जाएंगे, वरना आपकी माँ साहब फिर से हम पर चिल्लाएंगे और हमारे पापा को भी बुरा भला बोलती हैं वो। आज आपने भी कुछ नहीं कहा, वो आंखें बंद किए हुए ही बोली और उसकी बंद आंखों से भी आंसू लुढ़क कर गालों पर आ गए। तो कोई हमसे नाराज है, वो उसके और पास बैठता हुआ उसका हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। दिल का बेहद ही साफ और प्यारा था आर्या, जिस वजह से उससे नहीं देखी जा रही थी आर्या की तकलीफ, और आर्या की मासूमियत ही ऐसी थी कि हर कोई उसकी तरफ खिंचा चला जाए। कुछ वैसे ही शायद आर्या के साथ हो रहा था। कोई नहीं, हम नाराज हैं आपसे। अच्छा, तो वो कोई हमारी आर्या ही है, वो उसके नाक पर टेप करते हुए बोला तो सब भूल कर वो खिलखिला पड़ी। आपको यदि यहाँ का कुछ खाने का मन नहीं है तो मत खाइए, आप बताइए आपको क्या पसंद है, फिर हम बाहर चलते हैं, वहीं से खाकर आएंगे। सच्ची? हाँ बिल्कुल सच्ची, हमें आइसक्रीम, चॉकलेट्स और वाइट सॉस पास्ता ये सब बहुत पसंद है, और पापा के हाथ का बना स्पेशल वाला पनीर पराठा। वो सब भूलकर एक्साइटेड होकर उसे अपनी पसंद के बारे में बता रही थी। वहीं आर्या मुस्कुराता हुआ उसकी बात सुन रहा था और फिर उसे उठकर तैयार होने को कहा। वो खुशी खुशी जाकर तैयार हो गई। वो बहुत खुश थी। आर्या के साथ बाहर आकर पहले उन्होंने डिनर किया, उसके बाद आर्या ने उसे उसकी फेवरेट आइसक्रीम दिलाई थी, जो खाते हुए वो रेस्टोरेंट से बाहर निकले ही थे कि आर्या का एक दोस्त विशाल मिल गया। आर्या भाई, यहाँ इंडिया कब आया तू, और मुझे बताना भी ज़रूरी नहीं समझा, आते ही सीधे शादी भी कर ली, क्या बात है, वो हंसकर बोला। तो आर्या का चेहरा कुछ मुरझा सा गया। विशाल यार, कुछ आइडिया थोड़ी था कि ऐसा कुछ हो जाएगा, अचानक ही इतना कुछ हो गया कि बिल्कुल मौका ही नहीं मिला। भाभी साहब से कब मिला रहा है यार, उनके भी दर्शन करा ही दे, अब वो शरारती अंदाज में बोला। तो आर्या ने अपने बगल नज़र डाली। आर्या वहाँ नहीं थी। वो परेशान सा पीछे मुड़ा तो देखा वो कुछ दूरी पर थी और धीरे धीरे खाते हुए आ रही थी। आर्या, मतलब हम सब ने जो सुना था वो सच था, तूने अपने से छोटी उम्र की लड़की के साथ शादी की। भाई, इतना भी लड़कियों की कमी नहीं हुई थी इस पृथ्वी पर कि तुझे कोई अपने स्टैंडर्ड की मिली ही नहीं। उसकी बातों में ताना ज़्यादा ही था, जो सुनकर आर्या ने उसे घूर कर देखा। लड़कियों की कमी या जाति से कभी आर्या राठौर को कोई मतलब ही नहीं रहा है। और एक बात, कुछ भी हो, वो अब मिसेज आर्या राठौर है, तो उनके खिलाफ एक भी शब्द मुंह से निकालने से पहले 1000 बार सोचना, वो रुतबे से बोला। अब तक आर्या उसके पास आ चुकी थी। क्या हुआ उमल जी, आप गुस्सा कर रहे हो, उसने मासूमियत से पूछा। कुछ आइसक्रीम उसके होठों के आसपास लगी हुई थी। आर्या ने ना में सिर हिलाया और अपनी पॉकेट से रुमाल निकाल कर आर्या के चेहरे पर लगी आइसक्रीम साफ की। आर्या, नाराज क्यों हो रहा है, मैंने तो यूं ही बोल दिया था, तुझे बुरा लगा तो सॉरी, आगे से कुछ नहीं कहूँगा। आर्या को नाराज देखकर विशाल बोल पड़ा। आर्या दोनों को देखे जा रही थी। उमल जी, अपने दोस्तों से गुस्सा नहीं होते, हमारे पापा कहते हैं कि दोस्त होते ही हैं हमें तंग करने के लिए, उनकी बातों का बुरा नहीं मानते, उसने कहा।
थारे सु ज़्यादा समझदार तो हमारी भाभी सा है। विशाल ने उसकी समझदारी पर मुस्कुराकर अरण्य से कहा तो वो हल्का सा हंसा और उसे अपने गले लगा लिया। चल ठीक है, फिर कभी मिलता हूँ, अब तो यहीं रहना है और आर्या भी तो है, ज़्यादा देर रुक नहीं सकता। अरण्य के कहने पर उसने सिर हिलाया। अरण्य और आर्या दोनों गाड़ी में जाकर बैठे। अरण्य ने गाड़ी आगे बढ़ाई तो आर्या ने म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। मिश्री सु मीठी बाता थारी, मन है प्रेम कुछ हरनो सा, कांच भी बासु शर्मा जावे, ऐसा रूप सजिलो सा, बन्नी थारो चाँद सरिसो मुखड़ो, कोई नज़र नहीं लग जायो। गाने के मधुर गीत सुनते हुए आर्या तो नींद की आगोश में जा चुकी थी। अरण्य ने हवेली के सामने गाड़ी रोकी और एकटक उसके चेहरे को देखने लगा। गाने की हर खूबी को असल मायने में तो वो ही बयां कर रही थी। उसके हाथ अनजाने ही आर्या के गालों से जा लगे। उसने आहिस्ता से उसके गालों को सहलाया और फिर अपना हाथ पीछे कर लिया। नहीं अरण्य, गलत है ये। आर्या की मासूमियत हम अपनी या किसी भी वजह से कभी ख़त्म नहीं होने देंगे। हम बहुत प्यारी हैं आप। आपकी उमल जी का ये वादा है आपसे कि हर कदम पर आपका साथ निभाएंगे। भले ही हमारे बीच इतना अंतर है, लेकिन आप हमारे लिए हमारी ज़िंदगी में शामिल हुई पहली लड़की हैं और हमारी वाइफ भी। आपकी आंखों में आज इतने आंसू बस मेरी वजह से आए। आप मुझसे नाराज़ थे कि मैंने आपका साथ नहीं दिया। आज जब आपने ही हमसे इतनी उम्मीद लगा ली है तो कैसे तोड़ देंगे हम उन्हें। वो खुद से ही बोला और एक दो बार आर्या को आवाज़ दी कि वो उठ जाएं, लेकिन उस पर कोई असर ही नहीं हुआ। तो वो गाड़ी से उतरकर बाहर आया और आर्या की साइड का गेट खोलकर उन्हें गोद में उठाकर अंदर हवेली की तरफ बढ़ गया। अगली सुबह अरण्य ने बहुत मशक्कत करके आर्या को जल्दी ही उठा दिया था और फिर उसके साथ माँ करड़ी के मंदिर गया था दर्शन करने। वहाँ गरीबों को दान दक्षिणा भी दी। उसके बाद दोपहर तक वापस हवेली आ गए थे। वो हवेली आई तो वहाँ अपने पापा राघवेंद्र को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो गई थी। पापा आप आ गए। वो दौड़ती हुई जाकर उनसे लिपट गई। राघवेंद्र जी के होठों पर मुस्कान आ गई थी। उन्होंने प्यार से उसका सिर सहलाया। पापा अब तो हम आपके साथ चल सकते हैं ना, वो उनसे अलग होते ही बोले। अंकेश जी बोले, अरे बेटा अभी तो आपके पापा आए हैं, उन्हें बैठने तो दीजिए और आप अपनी हवेली भी दिखा दीजिए उन्हें, लेकिन उससे पहले जाकर चेंज तो कर लीजिए। आर्या उदासी से सिर झुकाकर बोली, जी बाबा सा। जय माँ करणी चाचा सा। कहते हुए अरण्य ने राघवेंद्र जी के सामने अपने हाथ जोड़े, फिर उनके पैर छू लिए। उन्होंने उसे आशीर्वाद दिया। आर्या तो आबृति के साथ अपने रूम में चली गई थी। अरण्य भी जाने के लिए अपने कदम बढ़ा ही रहा था कि राघवेंद्र जी बोल उठे, जमाई साहब हमसे भी नाराज़ हैं क्या? नहीं होना चाहिए, अरण्य उनकी तरफ मुड़ते हुए बोला। तो उन्होंने एक नज़र अंकेश जी को देखकर आंखों से कुछ इशारा किया तो उन्होंने ना में सिर हिला दिया। बेटा कभी कभी कुछ बातें और कुछ फैसले होते हैं जिन्हें देखकर लगता है कि हमने इस बात में बहुत जल्दबाजी कर दी, लेकिन हर बात के पीछे कोई ना कोई ख़ास वजह ज़रूर होती है। आपकी नाराज़गी जायज़ है बेटा, लेकिन बस आपसे एक ही विनती है कि जब तक सब ठीक नहीं हो जाता मेरी आर्या का ख्याल रखना। मुझे पता है वो बहुत शरारती है, वो और अभी इतनी समझदार भी नहीं है कि किसी रिश्ते को ठीक तरीके से निभा सके। उससे कोई गलती हो जाए तो माफ़ कर दीजिएगा। एक पिता के ये शब्द थे, ये जिनमें अपनी बेटी के लिए फ़िक्र प्यार सब था। अरण्य राठौर कभी भी किसी रिश्ते को निभाने से पीछे नहीं हटा है और ना ही हटेगा। फिर वो तो मेरी वाइफ है, लेकिन एक बात याद रखिएगा, आप और बाबा साहब ने बहुत गलत किया है हमारे साथ। कहते हुए वो चला गया। 1 मिनट भी अब उनके सामने खड़ा ना रह सका था वो। राघवेंद्र तुम परेशान मत हो, तुम्हारे दोस्त ने वादा किया है ना कि तुम्हारी बेटी सुरक्षित रहेगी, यहाँ तो रहेगी। और रही बात अरण्य की, तो हम भी जानते हैं कि हमारा बेटा कैसा है। आखिर राजपूताना खून है, अपने फर्ज से पीछे कैसे हट सकता है। जब उसे सच्चाई पता चलेगी तो वो ज़रूर हर एक बात समझेगा, लेकिन अभी उसका वक्त नहीं आया है। अंकेश जी ने उनके कंधे पर अपना हाथ रखते हुए उन्हें समझाया। भाई साहब को पता है, हमने वहाँ पर खूब सारी फ़ोटोज़ ली। पूरी मंदिर तो पहली बार आज हमने घूमी उमल जी के साथ, वरना तो जल्दी जल्दी जाते थे और भाग आते थे, लेकिन उमल जी ने बहुत अच्छे से घुमाया। अगर आप भी हमारे साथ साथ चलते और मज़ा आता। वो आबृति को सारी बातें बता रही थी। हम फिर कभी साथ चलेंगे भाभी साहब। भाई साहब के साथ चली गई, यही बहुत है, वरना बड़ी माँ सा तो गुस्सा करती।
भाई साहब एक बात बताइए, ये आपकी बड़ी मासा इतना गुस्सा क्यों करती हैं? हमने सबको यहाँ देख लिया और सारे लोग तो इतना नहीं डांटा करते हमें, क्योंकि आप हैं ही इतनी प्यारी कि कोई आपको डांट ही नहीं पाता। आबृति ने मुस्कुराकर उसके गाल को हल्के से खींचते हुए कहा। आबृति, अपनी भाभा की पैकिंग कर दो, कुछ दिनों के लिए इनके पापा इन्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं, महिमा जी ने वहाँ आते हुए कहा। तो आबृति ने सिर हिलाया और उठकर अलमारी से आर्या के कपड़े निकालकर एक बैग में डालने लगी। वहीं चाची सा ने आर्या को कुछ देर हिदायत दी और बाहर चली गईं। अरण्य, जो कि छत पर जाकर एकांत में खड़ा था, उसने अपनी आंखें बंद कर रखी थी। तभी आबृति वहां आ गई। भाई साहब, उसकी आवाज़ सुनकर उसने अपनी आंखें खोली और उसकी तरफ देखा। भाई साहब, वो भाभी साहब अपने मायके जा रही हैं, हमने उनकी पैकिंग कर दी है, आप भी जाकर मिल लीजिए, थोड़ी देर में निकलेंगी वो। भाई साहब, हमें पता है सब कुछ आपकी मर्जी के खिलाफ हुआ है, लेकिन फिर भी आप इतने अच्छे से क्यों सब संभालने में लगे हैं? अगर आपको नहीं रहना यहाँ तो चले जाइए। वैसे भी कौन सा बड़े बाबा साहब और बड़ी माँ साहब आपकी तकलीफ़ समझने की कोशिश कर रहे हैं? भाई साहब, हम सच बता रहे हैं, हमें आपको ऐसे देखकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। आबृति बेटा, संबंधों से हम कभी भाग नहीं सकते, गहरे से तो हम कितना कुछ भी हो लड़ सकते हैं, लेकिन अपनों के सामने ही हमारी एक नहीं चलती। वो एक हाथ से अपना माथा दबाते हुए बोला। लेकिन भाई साहब, आप भूल गई अनय को? अरण्य के कहते ही उसने अपनी आंखें भींच ली। एक पल में उसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बस यही वजह है बेटा कि हम चाह कर भी दूर होकर ना कभी खुश रह पाएंगे, ना किसी को खुश देख पाएंगे। कई बार हमारे मन का नहीं होता, क्योंकि सबसे बड़ी नियति का उसे कुछ और मंजूर होता है। कहते हुए वो उसके पास आया और आबृति के माथे पर चूम लिया। जो चला गया उसे याद करके खुद को दायरे में बंद मत कीजिए। आपके भाई साहब अपने लिए भले ही आवाज़ ना उठाएं, लेकिन आपके लिए हर वक्त हर किसी से लड़ने को तैयार है और हमेशा रहेंगे। एक जीवन साथी की कमी कभी कोई रिश्ता पूरी नहीं कर सकता और आपको आगे बढ़ना चाहिए। कोई बहुत खास कहीं तो आपका इंतज़ार कर रहा होगा। वो उसका सिर सहलाते हुए बोला तो उसकी आंखों में कुछ नमी आ गई और वो अरण्य के गले लग गई। अरण्य तो चला गया था, लेकिन आबृति के कुछ जख्म ताज़ा हो चुके थे। उसने रेलिंग को कसकर पकड़ लिया। आंखों के आगे कई सारे दृश्य चलने लगे। आबृति अपने बाल संवार रही थी कि तभी आईने में उसे एक शख्स दिखाई पड़ा। वो मुस्कुरा दिया और उसने आबृति के हाथों से कंघी ले ली। क्या कर रहे हैं आप? हमें कंघी तो करने दीजिए, वरना देरी हो जाएगी और फिर आपको ऑफिस के लिए लेट होगा। वो उनकी तरफ पलटते हुए बोली। ये तो एकदम ही गलत बात है रानी साहिबा, आप बिल्कुल ध्यान ही नहीं दे रही मुझ पर, और हमने भी कहा है कि आप हमें अनय बुलाया कीजिए। आधी खुशी तो यही मिल जाती है हमें। अनय ने उसके बालों में कंघी करते हुए उन्हें संवार दिया। वहीं आबृति मुस्कुरा उठी। अनय, आप भी ना कभी कभी बच्चों वाली हरकतें करते हैं, वो हंसते हुए बोली। अनय ने उसे अपने करीब करते हुए उसका ब्लाउज कंधे से उतार दिया था और वहां पर अपने तपते होठों को रख दिया। वो सिसक उठी। बस कीजिए ना, वरना मासा नाराज होंगी हमारे लेट होने पर। वो अनय को महसूस करती हुई अपनी आंखें बंद कर चुकी थी। वहीं अनय पर तो जैसे उसका नशा छाया हुआ था। वो अपना चेहरा थोड़ा ऊपर उठाया और उसके होठों को चूम लिया। अब आया ना आपके चेहरे पर हमारे प्यार का निखार? वो उसके चेहरे को हथेली में भरते हुए बोला तो वो शर्माकर उसके सीने में अपने चेहरे को छुपा ली। हम आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं आबृति, एक पल भी आपके बिना रहा ही नहीं चाहता। वो उनकी पीठ पर हाथ फेरते हुए बोला। और हम भी कहाँ रह पाते हैं आपके बगैर? आप तो दिन भर के लिए ऑफिस चले जाते हैं, हमें आपकी यादों में तड़पने के लिए छोड़कर। हमारा दिन कैसे निकलता है ये बस हम ही जानते हैं। वो एकदम से बोल उठी। लेकिन अनय, जो शरारती नज़रों से उसे देखने लगा था, उसकी बात सुनकर, ये देखकर वो एक बार फिर उसके सीने में पूरी तरह से खुद को छुपा ले। क्यों चले गए अनय आप हमें छोड़कर? क्यों? आपने कहा था ना कि हमारे बिना नहीं रह सकते। तो क्या हम आपके बिना जी सकते हैं? हमारी ज़िंदगी तो आपके जाने के साथ ही ख़त्म हो चुकी थी। प्लीज़ वापस आ जाइए ना। वो अनय को याद करती हुई अपना चेहरा दोनों हाथों में छुपाकर रो पड़ी। जब उर्मिला जी ने उसे पुकारा तो उसने हमेशा की तरह अपने आंसू साफ किए और वहीं लगे बेसिन में अपना मुंह धुला और झूठी मुस्कान होठों पर सजाकर सबके बीच चली गई। आर्या, हमारी बात ध्यान से सुनिए। यहाँ जो कुछ भी हुआ या जितनी भी बात थी, हमने आपसे अगर कुछ कहा हो
या कुछ भी आप पापा को मत बताइएगा, खासकर हमारी और आपकी बातें आपको किसी से भी शेयर नहीं करनी है, अरण्य उसे समझाते हुए बोला। इस वक्त वो जाने के लिए तैयार थी। लेकिन क्यों? हम तो पापा से कुछ नहीं छुपाते आर्या, हम हस्बैंड वाइफ है और हमारी बातें टॉप सीक्रेट जैसी होती है जो हर किसी को नहीं बताई जाती। वो पहली रात को याद करता हुआ बोला कि कैसे आर्या से कुछ बोला था और उसने सब उसे बता दिया था। यही सब कहीं वो अपने पापा से भी ना कह दे, इसलिए वो उसे समझा रहा था। ओके, हम समझ गए आपकी बात। लेकिन हमसे सब शेयर करना है, समझी आप? अरण्य उसके अंगूठे से उसकी हथेली पर हल्के से रब करते हुए कहा। तो उसने सिर हिलाया। उमल जी, उसने उसे झुकने का इशारा किया तो अरण्य उसके करीब झुका। आर्या ने झट से उसके गालों को चूम लिया। अरण्य अचंभित सा उसे देखे जा रहा था। इतनी फास्ट हुआ ये सब कि उसे कुछ समझ ही नहीं आया। उसकी आर्या की मासूमियत में की गई ये हरकत उसके दिल को ज़रूर धड़का गई थी। ये क्या था? वो अपनी आंखें बड़ी करता हुआ खुद को संभाल कर बोला, ओफो, आपको ये भी नहीं पता? उसने अपने माथे पर हाथ मारा तो अरण्य ने उसे घूर कर देखा। उमल जी, आप भी बच्चों जैसी हरकत करते हैं। इसे किस कहते हैं? और हस्बैंड वाइफ के बीच ये सब कॉमन है। हम आपसे दूर जा रहे हैं ना, तो इसलिए ऐसे किस करके आपको बाय बोलने वाले थे। उसने जिस अंदाज में कहा था, अरण्य आंखें फाड़ उसे देखने लगा था। कौन कहेगा ये 15 साल की बच्ची है जो उसे इतना ज्ञान दे रही है, और वो भी टॉपिक कौन सा? किस? अच्छा, आपको बड़ा पता है इन सब के बारे में? कहाँ से सीखा है ये सब? वो तो हम आपको नहीं बताएंगे। अब आप भी जल्दी से हमें बाय बोलिए ताकि हम अपने पापा के साथ जा सके। वो मुस्कुरा कर बोली। बाय? क्या उमल जी, ठीक से करिए ना, जैसे हमने किया। शरारती बच्चा। अरण्य ने उसके गालों को पिंच किया तो वो अपना गाल सहलाने लगी। तभी बाहर से अंकेश जी की आवाज़ आई जो उन्हें ही बुला रहे थे और आर्या बाहर को भाग गई। अरण्य भी उसका बैग लिए हुए उसके पीछे आया। सबसे मिलकर आर्या अपने पापा के साथ चली गई। अरण्य ने उसे जाता देख आंखें बंद की तो थोड़ी देर पहले की आर्या की हरकत याद आई। उसके लब अनायास ही मुस्कुरा दिए और जब वो वापस रूम में आई तो बहुत खाली खाली सा लगा उसे, क्योंकि 2 दिनों में ही इस कमरे की रौनक बन चुकी थी आर्या। गंभीर से रहने वाले अरण्य की मुस्कान उसकी बातों से ही आती थी, वरना तो अरण्य ज़्यादा किसी से बात भी नहीं करता था। पापा, आपको पता है उमल जी ने कहा था कि आर्या जो पूरे रास्ते कुछ न कुछ अपने पापा को बताया आई थी। बोलते बोलते वो रुक गई। क्या कहा था? कुछ नहीं, उसने झट से नामे सिर हिलाया। अरण्य ने उससे कहा था कि वो कोई पर्सनल बात नहीं छेड़े वहाँ जाकर, तो उसे जैसे ही याद आया वो चुप हो गई। पापा, हम थक गए, अब आराम करने जा रहे हैं, और अगर निशा आए तो आप उसे रूम में भेज देना, कहकर वो अपने रूम में भाग गई। निशा उसकी सबसे अच्छी सहेली थी जो उसके ही पड़ोस में रहती थी। उससे 1 साल बड़ी थी निशा। अरण्य, कब तक आराम करने का इरादा है आपका? बाबा साहब के साथ आप भी ऑफिस ज्वाइन कर लीजिए बेटा। उर्मिला जी अरण्य के पास आती हुई बोली, जो रूम में ही बैठा कोई मैगजीन पढ़ रहा था। कर लेंगे, उसने छोटा सा जवाब दिया। आप अपनी मासा से ठीक से बात नहीं करते। अरण्य, आप आखिर चाहते क्या हैं? वो कुछ परेशान सी उसके पास बैठते हुए बोली। मासा, हमने कुछ कहा भी तो नहीं, आप बेवजह ही परेशान हो रही हैं। आप वापस अमेरिका जाना चाहते हैं? उन्होंने अरण्य का हाथ थामते हुए पूछा तो वो उन्हें देखने लगा। क्या फ़ायदा, बाबा साहब ने इनकार कर दिया है। अरण्य, हमेशा के लिए तो हम कभी आपको खुद से दूर जाने नहीं देंगे, लेकिन अगर आप अपना काम खत्म करके वापस यहाँ आ जाएं तो चले जाइए बेटा। वैसे भी आपकी बीदड़ी भी मायके गई है, तो आप हो आइए, हम आपके बाबा साहब से बात कर लेंगे। उर्मिला जी के कहने पर वो कुछ मुस्कुराया। सच मासा? बिल्कुल बेटा, आपको ऐसे उदास भी नहीं देख सकते हम। आप अपनी टिकट्स करा लीजिए, हम आपके बाबा साहब से बात करते हैं और वहाँ से आकर आप ऑफिस भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जी मासा, वो उन्हें साइड हग करते हुए बोला। उर्मिला जी ने प्यार से उसके बालों में हाथ फेरा और उठकर चली गईं। मासा की बात भी ठीक है, आर्या भी नहीं है, हम आराम से जा सकते हैं और अपना काम खत्म होते ही आ जाएंगे। लेकिन उससे पहले एक बार आर्या को भी बता देते हैं जाने के बारे में, उनका हक बनता है ये जानने का। कहते हुए उसने अपना फ़ोन उठाया, लेकिन उसमें तो आर्या का नंबर ही नहीं था, ना ही उसके पापा का नंबर था। कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी थी उसे। ओ गॉड, हाउ कैन आई डू दिस? उसने अपना सिर पकड़ लिया कि उससे इतनी बड़ी भूल कैसे हो गई।
ना ही उसने आर्या का नंबर लिया और ना तो उसके फ़ोन में अपना नंबर डाला। इधर आर्या ने चेंज करने के ढीली सी घुटनों तक की फ्रॉक पहन ली थी, बालों में क्लिप फंसाकर खुले ही रखे थे। आज वो बिल्कुल पहले जैसी थी, सारी गहनों को उतार कर उसे बहुत सुकून मिल रहा था। कितना हल्का महसूस कर रही थी वो, तभी निशा आकर उससे लिपट गई। आर्या आ गई तू, मैंने तुझे बहुत मिस किया। हमने भी आपको बहुत याद किया, वो मुस्कुरा कर बोली और दोनों बिस्तर पर बैठ गए। आर्या ने एनी को आवाज़ देकर अपने दोनों के लिए नूडल्स लाने को कहा और निशा से बातें करने लगी। तो कैसा है तेरा बीन? उमल जी वो तो बहुत ही अच्छे हैं, तू देखेगी ना उन्हें तो देखती ही रह जाएगी। दिखने में तो बिल्कुल फिल्मों के हीरो जैसे हैंडसम है और बहुत ज़्यादा प्यारे भी हैं। हमें एक भी बार नहीं डांटा उन्होंने, वो खुश होकर उसे बता रही थी। वाह ये तो बहुत अच्छी बात है। तो मुझे कब मिला रही है जीजू सास से? निशा ने उससे पूछा। मिल लेना जब वो आएंगे तो, हमारे फ़ोन में फ़ोटो है, रुक तुझे दिखाती हूँ, कहकर उसने फ़ोन में फ़ोटोज़ ओपन किया और उसे एक एक करके अपनी और अरण्य की फ़ोटोज़ दिखाने लगी जो उसने मंदिर में क्लिक की थी। सच में तेरे उमल जी तो बहुत ही अच्छे हैं। वैसे क्या क्या कहा उन्होंने तुझसे? निशा तुझे इतना भी नहीं पता, उमल जी ने कहा था कि हमारी बातें हम किसी को ना बताए, वो सब टॉप सीक्रेट्स में आते हैं। अच्छा छोड़ ये सब, तू तो ये बता अभी स्कूल आएगी कि नहीं? रीना मिस भी तेरे बारे में पूछ रही थी, तो मैंने उन्हें बता दिया कि तेरी शादी हो गई, अब स्कूल चलेगी कि नहीं? निशा के ऐसा कहने पर आर्या के चेहरे की सारी चमक एक ही पल में खत्म हो गई। उसके होठ जो अब तक मुस्कुरा रहे थे सिकुड़ से गए। इस स्कूल के बारे में तो पापा ने कुछ कहा ही नहीं। पागल, अब चाचा सा थोड़ी ना कुछ कहेंगे, तुझे तो अपने उमल जी से पूछना होगा। और मैंने सुना है कि शादी के बाद बहुत लोग स्कूल भी नहीं भेजते, मतलब पढ़ाई बंद करा देते हैं। अगर तेरे उमल जी ने भी ना बोल दिया तो तू क्या करेगी? फिर पढ़ाई छोड़ देगी? और फिर तेरा ड्रीम कैसे कंप्लीट होगा? तुझे तो डॉक्टर बनना था ना? निशा ने कुछ परेशान होते हुए कहा। नहीं, हम अपनी पढ़ाई नहीं छोड़ेंगे, कुछ भी हो जाए। वो अच्छे हैं, मना नहीं करेंगी, लेकिन मासा रोकेंगे, हम वहाँ कभी नहीं जाएंगे अगर उन्होंने हमारी पढ़ाई बंद कराई तो। वो उसकी बात सुनकर उदासी से बड़बड़ाई। तू बात करके पूछ ही लेना उनसे, उसके बाद अगर वो हाँ कहेंगे तो कल मेरे साथ स्कूल चलना। उसने मुँह लटकाए हुए ही जवाब दिया। तब तक उनका नूडल्स भी आ गया था। निशा तो नूडल्स खाने लगी थी, लेकिन आर्या का मन उदास हो चुका था। वो बहुत धीरे धीरे खा रही थी। उसे अब कुछ डर लग रहा था कि अगर अरण्य ने उसे इनकार कर दिया तो वो क्या करेगी। निशा के जाने के बाद उसने अपने फ़ोन में अरण्य का नंबर ढूंढा, लेकिन नहीं मिला तो मुंह लटकाए हुए ही बिस्तर पर लेट गई। अब उसे चिंता हो रही थी। एक तो उर्मिला जी का व्यवहार भी बहुत अजीब था उसके साथ। पापा आपके पास बाबा साहब का नंबर है ना? ब्रेकफास्ट करते हुए आर्या ने अपने पापा से पूछा। हाँ बेटा है तो, लेकिन क्या हुआ? उनसे कोई काम है क्या? जी पापा, हमें उमल जी से बात करनी थी कल से ही, लेकिन हमारे पास उनका नंबर ही नहीं है, तो आप बाबा साहब को कॉल लगाकर उनसे बात करा दीजिए, उसने सोचते हुए कहा। तो हमारी आर्या को अपने उमल जी की याद आ रही है? उन्होंने हल्का सा हंसते हुए कहा तो वो मुस्कुराई। राघवेंद्र जी ने अब अंकेश जी को कॉल लगा दिया और कुछ ही देर में उधर से कॉल रिसीव भी हुई। हेलो राठौर साहब, कैसे हैं? हम ठीक हैं राघवेंद्र, क्या बात है आपने सुबह सुबह फ़ोन किया? हमारी बीदड़ी वो ठीक है ना? आपकी अमानत भी सही सलामत है राठौर साहब, बस इसे ही अपने उमल जी से बात करनी थी। ओह, पर आरण्य तो अभी हमारे साथ नहीं है, वो एयरपोर्ट के लिए आधा घंटा पहले ही निकल गए थे। एयरपोर्ट? हाँ सॉरी, आपको बताना भूल गए, अरण्य अपने कुछ काम से अमेरिका गए हैं, कुछ दिनों में आ जाएंगे। अपना वहाँ का काम खत्म होते ही उन्हें अरण्य से बात करनी है, तो हम आपके पास नंबर भेज देते हैं। जी कहकर उन्होंने कॉल कट की। पापा क्या हुआ, कहाँ थे उमल जी? जो बात नहीं हुई, उसने कॉल कट होते ही पूछा। बेटा जमाई साहब अमेरिका गए हैं अपने काम से, राठौर साहब उनका नंबर सेंड कर रहे हैं, फिर आप बात कर लीजिएगा, लेकिन फ़िलहाल अपने खाने पर ध्यान दीजिए, उन्होंने कुछ गंभीर होकर कहा तो वो चुप हो गई और खाने लगी। वो अमेरिका चला गया था, जाने से पहले आर्या से उसकी बात ही नहीं हो पाई थी। कुछ देर में राघवेंद्र जी ने अरण्य का नंबर आर्या के पास सेंड कर दिया और फिर उसे ध्यान रखने का कहकर ऑफिस चले गए। घर में वो अकेली ही थी, बस कुछ सर्वेंट और गार्ड्स थे।
वो हाल में बैठी टीवी देखने लगी और अपना फ़ोन उठाया। उससे पहले उसने अरण्य का नंबर सेव किया, फिर उसे कॉल लगा दी जो रिसीव ही नहीं हुई। उसने एक और बार कॉल किया लेकिन कोई फ़ायदा नहीं हुआ। उमल जी अमेरिका चले गए, हमें तो नहीं बताया उन्होंने एक भी बार कि वो जा रहे हैं, और अब हमसे बात भी नहीं करना चाहते, तभी तो हमारी कॉल नहीं रिसीव कर रहे हैं। क्या वो हमें भूल गए इतनी जल्दी? वो कुछ उदास सी बोली और सोफे पर पैर सिकोड़ कर एक बड़ा सा टेड्डी हग किए हुए बैठ गई। इधर आबृति अकेली ही अपनी रूम में बैठी हुई थी कि उसके पास महिमा जी आ गई। आबृति बेटा, आप यहाँ अकेले बैठी हैं, सबके साथ बैठा कीजिए, ऐसे अकेले बैठकर क्यों पुरानी बातें सोचती रहती हैं? उन्होंने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। मासा, जब जीवन ही अकेले बिताना है तो क्या फ़र्क पड़ता है किसी के साथ बैठे या तन्हा? आबृति, उन्होंने कहा तो उसने मुस्कुराकर उनकी तरफ देखा। आप फिक्र ना कीजिए, हम बिल्कुल ठीक हैं, बस घर कितना खाली सा हो गया है ना भाभी सा के जाने से। उनके आने पर जैसे एक रौनक सी आ गई थी इस घर में। हाँ आबृति बेटा, आपने ये बात तो बिल्कुल ठीक बोली। आर्या को देखकर तो हमें आपका बचपना याद आ जाता है। आप भी वैसी ही मासूम हरकतें करती हुई पूरे घर में फुदका करती थी। वो मुस्कुराकर उसके गाल से हाथ लगाकर बोली। अमेरिका में अरण्य जो अपने काम से अब फ्री हुआ था, उसने अपना फ़ोन हाथ में लिया तो देखा नए नंबर से 2 बार कॉल आई थी। पहले तो उसने सोचा ऐसे ही होगा, किसी की ज़रूरत पड़ने पर फिर से कर लेगा, लेकिन मन नहीं माना तो उसने कॉल बैक किया। हेलो, उधर से एक प्यारी सी आवाज़ आई। हु इज़ स्पीकिंग? हम आपसे बहुत बहुत गुस्सा हैं, हमें आपसे बात नहीं करनी उमल जी, बस इतना ही बोला गया दूसरी तरफ से और कॉल कट हो गई। एक पल तो अरण्य ने अपने फ़ोन को घूरा, फिर एक हाथ से अपने माथे पर आए बालों को उंगलियों से सेट किया। हाउ इनोसेंट इज़ दिस, वो खुद से ही बोला और सोफे पर बैठ गया। एक छोटी सी मुस्कान आ गई थी उसके चेहरे पर और उसने उसे वापस से कॉल लगाया। हमने कहा ना कि हमें आपसे बात नहीं करनी, आप बिना बताए चले गए और हमारा कॉल भी नहीं उठाया आपने, वो एक बार फिर से शिकायत करते हुए बोल उठी। पत्नी, हाँ शायद ये हक ही काफ़ी होता है किसी को अपना मानने के लिए, जिससे उम्र भी मायने नहीं रखती। फिक्र, परवाह, नाराज़गी सब तो वो दिखा रही थी और अरण्य को यही महसूस हो रहा था कि वो असल में उसकी पत्नी बनती जा रही है। कितने हक से उससे शिकायत कर रही थी, कितने हक से उससे नाराज़ हो जाया करती थी। अभी तो 2-3 दिन ही हुए थे उसे उसकी ज़िंदगी में शामिल हुए, लेकिन एक जो खालीपन था वो जैसे भर गया था उसके होने से ही। आर्या, हमारे पास आपका नंबर नहीं था और अभी जब आपने कॉल किया तो हम बिजी थे, जब फ्री हुए तो कॉल बैक किया। नंबर तो हमारे पास भी नहीं था, लेकिन हमने तो बाबा साहब से ले लिया, आप भी पापा से ले सकते थे। क्या क्या कहा आपने? बाबा साहब से हमारा नंबर लिया? तो और क्या करते? उसके इस मासूमियत भरे जवाब पर अरण्य को उस पर प्यार आया। वो उसके पापा से नंबर नहीं लिया, लेकिन उसकी आर्या अपना छोटा सा दिमाग कैसे यूज कर चुकी थी ये जानकर उसे खुशी हुई। हाँ, वो उसके साथ होने से कुछ हद तक सब भूल जाता था कि उनके रिश्ते में कितना फ़र्क है जब वो उससे बातें करती। बहुत प्यारी हैं आप। अच्छा ये बताइए, बात क्यों करनी थी आपको हमसे? कोई ख़ास काम था या यूं ही कॉल कर रही थी? पर अभी हम गुस्सा हैं और इतनी आसानी से नहीं मानेंगे, जब मान जाएंगे तो बताएंगे, और हम निशा के साथ मार्केट जा रहे हैं तो अभी बात भी नहीं करेंगे। आराम से जाइएगा और ध्यान रखना अपना। वो बोल ही रहा था कि वो कॉल कट कर चुकी थी। शायद ज़्यादा ही जल्दबाजी थी उसे मार्केट जाने की। कुछ देर तक तो वो फ़ोन को ही निहारता रहा। जल्दी आएंगे आपके पास वापस, वो खुद में ही बुदबुदाकर बोला और डिनर करने चला गया। सुबह आर्या अपने रूम में लेटी थी। निशा के साथ मार्केट जाने पर वो जितनी खुश थी, घर आकर उतनी ही अपसेट हो गई थी। उसको अरण्य से परमिशन चाहिए थी स्कूल जाने के लिए, लेकिन अरण्य से तो वो गुस्सा थी। ना आज 2 दिन बीत गए थे उस बात को, पर ना तो अरण्य ने उसे कॉल किया था, ना ही आर्या की कॉल रिसीव की थी, जिस वजह से उसकी नाराज़गी और बढ़ गई थी अरण्य से। आर्या, आर्या बेबी, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आप आज रूम से बाहर ही नहीं आई? एनी ने वहाँ आते हुए आर्या से कहा। ठीक हूँ, बस हमारा मन नहीं हुआ। कुछ बात है क्या? परेशान लग रही हो? उन्होंने प्यार से पूछा तो आर्या उन्हें देखने लगी। एनी 30 साल की थी, आर्या को माँ की तरह प्यार करती थी। जो कुछ भी अपने पापा से नहीं कह पाती एनी से आर्या बता देती थी, इतनी क्लोज थी वो उनके।
आप आओ इधर बैठो। वो उनका हाथ पकड़कर बेड पर बिठा ली। फिर बोली, हमें भी स्कूल जाना है। आप जानती हो ना कि बाबा साहब ने हमसे कहा था कि जब तक हमारी शादी नहीं हो जाती हम स्कूल नहीं जाएंगे। अब तो सब ठीक हो गया। मेरा 11th में एडमिशन भी पापा ने कराया था, लेकिन पता नहीं क्यों शादी करा दी और अब इस बारे में कुछ बोलते भी नहीं। निशा ने कहा कि उमल जी से बात करो, उनसे कहूँ कि वो हमें स्कूल भेजें, लेकिन उमल जी हमसे बात ही नहीं कर रहे। वो अमेरिका गए हैं और उनके पास हमारे लिए वक्त ही नहीं है। बेबी जी, साहब ने कभी भी आपके लिए बिना सोचे समझे कोई फैसला नहीं लिया, खासकर जब बात आपके बारे में। और जितना मैं जानती हूँ कि आपने भी बिना किसी सवाल के हमेशा उनकी बात मानी है, तो इस बार कोई बहुत बड़ी बात ही होगी। आप खुद ही सोचिए, पहले आप अकेली भी बाहर चली जाती थी, लेकिन अब तो इतने सारे गार्ड्स होते हैं आपके साथ। फिर भी साहब जी आपको जल्दी से बाहर जाने की इजाज़त नहीं देते। हाँ एनी, वही सब तो हमें समझ नहीं आता कि क्या हो रहा है। वो मायूसी से सिर झुका ली। कोई बात नहीं, परेशान मत होइए, एक ना एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप चलकर नाश्ता कर लीजिए, हमने आज आपके फेवरेट आलू पूरी बनाई है, वो प्यार से बोली और आर्या को अपने साथ लेकर हॉल में आई। हॉल में उसने जो देखा उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। अरण्य बैठा हुआ था। उसने एनी की तरफ देखा तो वो मुस्कुराकर किचन की तरफ चली गई। आप यहाँ सच्ची में हो? वो चलते हुए उसके पास आ चुकी थी। आर्या के इस सवाल पर अरण्य ने उसे अजीब नज़रों से देखा। आपको क्या लग रहा है? दिख रहे हो आप, लेकिन आओगे क्यों? आपको तो वहाँ कितनी सुंदर सुंदर लड़कियाँ मिली होंगी और हम तो आप जितने बड़े भी नहीं हैं। बाबा साहब से नाराज़ हो तो हमें लेने क्यों आओगे? और आप अमेरिका में थे ना? वो एक साथ कई बातें बोल गई। आर्या, आप कैसी बातें कर रही हैं? उसने अपनी आंखें बड़े की तो वो सिर झुका ली। ज़्यादा नाराज़ हैं? उसके ऐसे चुप हो जाने पर अरण्य ने प्यार से पूछा। वो कुछ नहीं बोली और एनी को आवाज़ लगा दी। एनी, एनी, पापा से बता दीजिए कि ये आए हैं, हमें निशा के पास जाना था, उससे कुछ काम है। वो एनी से बोली। वही अरण्य बड़े ध्यान से उसकी हर एक एक्टिविटी को देख रहा था, कैसे वो उसे अपनी नाराज़गी दिखा रही थी। साहब तो आज जल्दी ही चले गए थे और घर पर मेहमान हो तो ऐसा नहीं करते। आप ठीक से पेश आइए उनसे, वो पति हैं आपके। वो इस बार आर्या से कुछ सख्त लहजे में बोली तो उसने मासूम सा मुंह बनाकर इनकार में सिर हिलाया। एनी ने उसे घूर कर देखा तो वो पैर पटकते हुए अरण्य के सामने वाले सोफे पर अपने दोनों पैर ऊपर रखते हुए आलती पालती मारकर बैठ गई। गुस्से में मुंह फूला था उसका। आप क्यों आए हैं? हमें अब नहीं जाना आपकी हवेली, बस इतने ही दिनों की डील हुई थी। डील? अरण्य ने आंखें सिकोड़ी। हाँ, हमारे पापा से हमने पहले ही कहा था कि अगर वहाँ पर उमल जी ने हमें ज़्यादा गुस्सा दिलाया, हमें नाराज़ किया, तो हम उनके घर नहीं जाएंगे, आपके साथ ही रहेंगे। और पापा ने भी प्रॉमिस किया था हमसे कि ऐसा ही होगा। वो अपनी कोनी घुटनों पर टिकाए अपनी हथेली पर चेहरा रखे हुए बोली। अरण्य उसकी बात पर कुछ बोलता उससे पहले ही एनी उन दोनों के लिए नाश्ते की प्लेट ले आई। आर्या ने प्लेट में दही के साथ आलू के पराठे और चटनी देखी तो होठों पर जीभ फेरी और जल्दी से प्लेट उठा ली। हाथ धुलकर आइए, अरण्य के कहने पर उसने बुरा सा मुंह बनाया। बेबी जी, कितनी बार समझाया है, बिना हैंड वॉश किए कुछ नहीं खाना चाहिए। जाइए पहले हाथ धुलिए। एनी ने उसके हाथ से प्लेट ले लिया। हम पापा से आपकी शिकायत करेंगे एनी, आप भी आजकल हमें बहुत डांटने लगी हैं। वो सोफे से कूद कर बोली और हाथ धुलने चली गई। माफ़ कीजिएगा दामाद जी, हमारी बेबी जी में अभी बहुत बचपना है, इसलिए वो ऐसे कुछ भी बोल जाती हैं और जल्दी ही इन्हें बुरा लग जाता है किसी भी बात का, पर बहुत आसानी से मान भी जाती हैं। बहुत प्यारी हैं। मैं इनके घर की मेड हूँ, लेकिन यह एहसास कभी इन्होंने नहीं कराया। हमेशा ही एक अच्छा दर्जा दिया है इन्होंने मुझे। एनी ने अरण्य से कहा तो वो मुस्कुराया। इतना तो वो समझ ही चुका था अब तक आर्या के बारे में। आप माफ़ी मत मांगिए, हमें आर्या से कोई शिकायत नहीं है और ये जैसी भी हैं अब हमारी हैं, हम इन्हें मना लेंगे। मैं साहब जी को फ़ोन करके बता दूं कि आप आए हैं। नहीं, रहने दीजिए, काम भी ज़रूरी होगा, हम शाम तक जाएंगे, तब तक वो आ जाएंगे। जी ठीक है, आप नाश्ता तो कीजिए, वो बोली और वहाँ से चली गई। आर्या और अरण्य दोनों ने नाश्ता किया। उसके बाद आर्या जाने लगी तो अरण्य ने उसकी कलाई पकड़कर उसे खींचते हुए अपने पास बिठा लिया। क्या बात करनी है आपको, बोलिए, वो उसके गाल से हाथ लगाकर बोला। हे, आपको जादू भी आता है क्या, जो बिना कुछ कहे ही जान गए कि हमें कुछ पूछना था आपसे? वो अपनी आंखों को गोल करती हुई हैरानी से बोली।
एक बार को वो भूल ही गई थी कि वो अपने उमल जी से गुस्सा है। यही तो उसकी खासियत थी, पल में नाराज़ हो जाती और पल भर में सारी नाराज़गी, सारा गुस्सा गायब हो जाता उसका। उसकी यही मासूमियत तो अरण्य को पसंद आने लगी थी, उससे बिल्कुल उलट थी वो हर बात में। जहाँ वो इतनी गंभीर मैच्योर, वहीं वो कुछ नासमझ, कुछ शरारती और मासूमियत से भरी हुई। हमें स्पेशल मैजिक आता है जिससे हमें आपके दिल की बात अपने आप पता चल जाती है। वो मुस्कुराकर उसके गाल पर हल्की सी चपत लगाया। आर्या की मासूम सी हरकतों से कहानी को इतना खूबसूरती से सजाया गया है कि आगे कहानी से आपको प्यार हो जाएगा। सच में मुझे ये कहानी बेहद खूबसूरत लगी। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है और कहानी का अगला पार्ट आप जल्द से जल्द देखना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में यस लिखना बिल्कुल मत भूलिएगा और साथ में अपनी राय भी दीजिएगा कि कहानी आप सभी को कैसी लग रही है। अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ऐसी प्यारी प्यारी कहानियाँ देखने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।